Hello everyone. How are you? Everyone is fine? Good? Okay. Let's start the class. Today I will teach Indian polity. Indian polity में हम लोग क्या पढ़े हैं? Salient features of Indian Constitution. Salient features of Indian Constitution में क्या क्या पढ़ चुके हैं? Indian Constitution, it is a lengthiest written constitution. Okay, drawn from the various sources. जो Indian Constitution का feature है वो drawn from the various sources. Okay, it is a blend of rigidity and flexibility, and it is a federal system with unitary bias. जो Indian Constitution है वो क्या federal system तो है उसके अंदर, but unitary bias है. It is a parliamentary form of a government. It is a synthesis of a parliamentary sovereignty and judicial supremacy. It is इसके अंदर जो जुडिशरी है वो क्या है, वो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल राइट्स. ये फंडामेंटल राइट्स का केवल ओवरव्यू लेंगे. तो डिटेल में हम कब पढ़ेंगे? जब फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे अच्छे से, ओके, तब उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से पढ़ेंगे. आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केवल सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग केवल ओवरव्यू लेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा किस टाइप से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेनली एंड मेंस के लिए आल्सो. ओके, चलो देखते हैं. तो हम लोग को क्या पढ़ना है आज? फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब उसमें ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसमें है? पार्ट 3 में. ओके, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स. पहले कितना था? ओके, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स था, बट एक फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया गया? ओके, डिलीट कर दिया गया. ओके, कर्टेल कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. अब उसको आराम से अच्छे से बाद में पढ़ेंगे डिटेल में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे. ओके, तो आज क्या है? फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स किसमें है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इंक्लूडेड है पार्ट 3 में. और मैं बता चुका हूं कि कितने पार्ट्स हैं इन द फर्स्ट क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी. ओके, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स. 6 फंडामेंटल राइट्स, ध्यान देना, 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है. 6 एफआर गारंटी करता है. कौन कौन से हैं वो? ओके, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी है. राइट टू इक्वालिटी किसमें है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18. और ईच एंड एवरी आर्टिकल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं. ओके, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी इसके अंदर है आर्टिकल्स 14 से लेके 18 तक है. ओके, राइट टू फ्रीडम नेक्स्ट है. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम इसमें आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22. आर्टिकल्स 19 से लेके 22 तक. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसमें आर्टिकल 23 एंड 24. आर्टिकल 23 एंड 24. ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नेक्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, इसमें आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. आर्टिकल्स 25 से लेके 28 तक. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. एजुकेशनल राइट इसमें आर्टिकल 29 एंड 30. आर्टिकल्स 29 एंड 30 के अंदर. अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी है. ओके, जो कि रिपील कर दिया गया थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. ओके, समझ में आया? अब क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. यह आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ओके, जब भी किसी का राइट्स वायलेट होता है, ओके, तो आर्टिकल 32 हमको पावर देता है कि हम कहाँ चले जाए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर. और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा?
अंडर द आर्टिकल 32 रिट इशू करेगा, रिट्स इशू करेगा। ओके, और रिट्स क्या क्या है अभी बताते हैं। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके, आर्टिकल 32। ओके, समझ में आ गया? these are the 6 articles which is very very important. This is very very important. कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, ओके, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 आर्टिकल यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ईच एंड एवरी आर्टिकल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड जितनी भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़े, अच्छे से बढ़े। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में फ्यूचर में पूछ सकता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो होता है ना, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली क्या करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करता है? प्रमोट करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। अदरवाइज क्या हो सकता है? मे बी लाइक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाए, ओके, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाए और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हो जाए, तो दे कैन स्नैच आवर राइट्स। बट ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ओके, वो प्रोटेक्ट करता है हमको फ्रॉम दीज थिंग्स। ओके, तो ये क्या करता है? इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, गॉट इट? एंड फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट द लिमिटेशन ऑन tyranny ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लाइक आर्बिट्री लॉज ऑफ लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन ले रहा है ऐसा, ओके, जो कि वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ओके, तो ये क्या करेगा? जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या करता है? वो जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजन है उस पर क्या करता है? उस पर थोड़ा सा लिमिटेशन लगाता है, ओके, कि आप फालतू के डिसीजन नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा? तो tyranny ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ लेजिस्लेटिव पे क्या करता है? लिमिटेशंस लगाता है। ध्यान देना, it put limitation, okay, operates limitation, put a limitation on the tyranny of executive and arbitrary laws of legislative। ओके, व्हाट इट? ध्यान देना, ये प्रोटेक्ट करता है, जो फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट करता है कैसे? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से। ध्यान देना, ओके, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल इन नेचर है। जस्टिसिएबल, व्हाट मतलब क्या होता है जस्टिसिएबल का? ओके, इट इज इनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। फॉर एग्जांपल, इफ एनीवन लाइक एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव और एनीवन अगर वायलेट करते हैं मेरे फंडामेंटल राइट्स को, ओके, तो मैं कहां जा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर देगा, किस लिए? ओके, टू रिस्टोर माय फंडामेंटल राइट्स। ओके, समझ में आ गया? कौन कौन से रिट्स होते हैं? देयर आर 5 रिट्स होते हैं। कौन से? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, क्यू वारंटो। विद द हेल्प ऑफ दीज रिट्स, ओके, सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर माय फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ गया? पक्का? तो क्या करता है? जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल है, दैट इज ओके, इनफोर्सिएबल, well in court of law, in courts, okay, for the violation of rights, for their violation। समझ में आ गया? तो क्या करता है ये? क्या है ये? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। कितने आर्टिकल्स हैं? 6 आर्टिकल्स हैं। कौन सा आर्टिकल डिलीट कर दिया गया है? पहले कितने थे? 7 थे। ओके, तो ऐसा स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ओके, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द स्टार्टिंग कंटेनर 6 फंडामेंटल राइट्स। नो, फ्रॉम द स्टार्टिंग 7 फंडामेंटल राइट्स था। 1 फंडामेंटल राइट्स को रिपील कर दिया गया। ये स्टेटमेंट यूपीएससी देके आपसे खेल सकता है। ओके, तो ध्यान देना इसको। ये क्या? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ओके, पुट अ लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव। ओके, एंड ए जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट इज इनफोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई भी हमारे एग्जीक्यूटिव हो
or legislative, अगर they violate my fundamental rights, I can approach to the Supreme Court. Supreme Court under Article 32 can issue the writs. Okay, the 5 writs are there: habeas corpus, mandamus, provision, certiorari, and quo warranto. With the help of that, Supreme Court will try to restore my fundamental rights. Okay, and one more thing: fundamental rights is not a absolute. Fundamental rights absolute नहीं है. Okay, some reasonable restrictions है उसपे. Some reasonable restrictions है. फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है. ओके, इट कैन बी अमेंडेड, कैन बी रिपील्ड. सैक्रोसेंट मतलब ये होली नहीं है, कोई एक बार बन गया तो उसको कोई रिपील नहीं किया जा सकता है. ओके, द फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट. ओके, सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. ओके, इट इज नॉट अ सैक्रोसेंट, नॉट सैक्रोसेंट. ओके, क्यों? क्योंकि इसको अमेंड किया जा सकता है, इसको रिपील किया जा सकता है. किसके द्वारा? बाय पार्लियामेंट. ओके, बाय पार्लियामेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर द आर्टिकल 368. केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जो फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है. पर एक बात ध्यान देना, जब भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया, रिपील किया जाए, उससे पहले क्या है? उससे पहले क्या है? एक बात ध्यान देना, एक जजमेंट है. ओके, केशवानंद भारती के केस में 1973 में. ओके, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. ओके, वो कहा है कि अंडर आर्टिकल 368, ओके, पार्लियामेंट हैज ऑल द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. बट अगर फंडामेंटल राइट्स के नाम पर अगर पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करेगा, उस केस में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट अंदर आएगा. जैसे सुप्रीम कोर्ट पिक्चर के अंदर आया तो क्या करेगा? उसको नलिफाई कर देगा, गायब कर देगा, बोलेगा तुम अपने स्थान पर रहने दो. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू डोंट हैव एनी पावर टू टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप कुछ भी करो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कुछ भी करो, बट बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे सुप्रीम कोर्ट तुरंत पिक्चर में आएगा और कहेगा तुम्हारा जो लॉ पास किया हो पार्लियामेंट वो सही नहीं है, उसको खत्म कर. ओके, समझ में आ गया? तो इट इज नॉट अ सैक्रोसेंट. ओके, इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी रिपील्ड थ्रू द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368. समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, एंड विल सी लाइक विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्किंग इन प्रीलिम्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स. ओके, फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है, जो कि पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने में सहायता मिलेगी. कैसे हम आपको पढ़ना है, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए. व्हाट इट? ओके, तो कितने हमारे पास राइट्स हैं? 6 राइट्स हैं. कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड व्हाट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, which is very very important. Constitutional remedies, okay, very very important. Constitutional remedies बहुत important है. तो okay, so it is not a sacrosanct. Okay, ये क्या करता है? Political democracy को promote करता है. It promotes the political democracy. It protects us from the authoritarian government, dictatorship government. ध्यान देना. तो fundamental right is very very important. Every year prelims में directly or indirectly you will get a 1 or 2 question from the fundamental rights. Every year 1 or 2 question मिलेगा ही मिलेगा from fundamental rights. तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 1 or 2 previous years क्वेश्चन. देखते हैं किस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. ओके, चलो. और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विथ रेफरेंस टू इंडिया, with reference to India, consider the following statement. Okay, क्या क्या स्टेटमेंट दिया है? फर्स्ट स्टेटमेंट, when prisoners makes out, when prisoner makes out a sufficient case parole
can't be denied to such prisoner, okay, because it becomes a matter of his or her right. अब देखते हैं स्टेटमेंट सही है गलत है. ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट have their own prisoners release on parole rule. Prisoners release on parole rule. ओके, अब टू स्टेटमेंट दिया, बेस्ड ऑन दैट 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए, अब पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन डी नॉट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों नहीं करेक्ट है, नाइदर फर्स्ट वन नॉट द सेकंड वन. अब चेक करते हैं यहाँ पे. बताओ, प्रिजनर मेक्स आउट, क्या स्टेटमेंट है? विथ रेफरेंस टू इंडिया केस में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हेन प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच पर्सन बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज एंड हर राइट. इसका मतलब क्या है? कोई आदमी है, कोई भी एनी पर्सन, दे हैव डन एनी क्राइम एंड गॉट कन्विक्टेड एंड वेंट टू द प्रिजन. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड आस्किंग द पैरोल. अगर पैरोल नहीं मिलेगा क्या होगा? मुझे पैरोल नहीं मिल रहा, मेरा फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हो रहा है. मुझे फंडामेंटल राइट्स मतलब आर्टिकल 32 के अंदर से हम लोग क्या जा सकते हैं, किसको अप्रोच कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट इशू कर देगा कि इस बच्चे को क्या करो, पैरोल दो. ओके, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स इसका वायलेट हो रहा है. ऐसा तो हो नहीं सकता. अदरवाइज ऐसा अगर हो जाएगा तो सब लोग क्या करने लगेंगे? क्राइम करेंगे. क्राइम करने के बाद कन्विक्ट होंगे. कन्विक्ट होने के बाद क्या होगा? जेल में जाएंगे. जेल में जाने के बाद क्या करेंगे? पैरोल अप्लाई करेंगे. पैरोल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा. रिट इशू होगा क्या होगा? वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कराएगा और उसको पैरोल मिल जाएगा. दिस इज द रॉन्ग. ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता. सब लोग करने लगे ऐसा. तो क्या है ये जो पैरोल है? वो क्या है? वो कंसेशन है, प्रिविलेज है, कोई राइट्स नहीं है कि आप क्राइम करो, जेल में जाओ, पैरोल के लिए अप्लाई करो. राइट्स बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स है तो आपको मिल जाएगा पैरोल. ओके, सब करने लगेंगे ऐसा. ये राइट नहीं है. क्या है? ये कंसेशन है, ये प्रिविलेज है, आपको मिला है. आप पैरोल अप्लाई करोगे बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर, बेस्ड ऑन योर बिहेवियर. ओके, वो डिपेंड करता है जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये कोई राइट नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा. अगर कोई नहीं दे रहा तो आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट अ राइट. ओके, समझ में आ गया? ऐसे स्टेटमेंट से आप तुरंत समझ जाओगे. थोड़ा सा अगर पढ़े हो अच्छे से तो आप तुरंत इसको क्या करोगे? रॉन्ग कर दोगे. समझ में आ रहा? रिजेक्ट कर दोगे इस स्टेटमेंट को. तो अब देखो किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. ध्यान देना थोड़ा सा, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. आपको अपना जो पढ़ाई का स्तर ऐसे बढ़ाना है. ओके, और राइट स्ट्रेटेजी में लगाना है. आप क्वेश्चन जब करते रहोगे ना तो प्रोसेस करेगा आपका दिमाग. जब भी आप कुछ पढ़ोगे ना तो दिमाग आपका प्रोसेस करने लगेगा, सोचने लगेगा. वो ऐसा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है. बिकॉज प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है. ये ध्यान देना अच्छे से. ओके, ये ध्यान देना अच्छे से. तो क्या आ गया? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. तो कितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. 50% आपने काम कर दिया. कितना बचा? 50%. जब 50% काम आपने कर दिया और 50% आपका 100% सही है, 50% आपने काम कर दिया, तो जो बचा हुआ 50% है उसके लिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना. ओके, छोड़ना मत उसको. इसका मतलब क्या है? ये आपका जो ये पहला स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, ओके सॉरी, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया? गलत हो गया. अब बचा कितना? 50% काम हो गया. बचा कितना? 2 ऑप्शन बचे हैं. तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही करना है क्योंकि 50% काम कर चुका हुआ. ओके, क्योंकि जितने भी टॉपर्स, टॉपर से टॉपर कोई भी हो, ओके, आउट ऑफ 100 उसको मैक्स टू मैक्स 43, 44, 45 क्वेश्चन ही आते हैं. उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं उसको क्या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता है. 50%, 75% उस क्वेश्चन का आंसर पता है, 25% या 50% नहीं पता है तो उसको एलिमिनेशन मेथड से अटेम्प्ट करता है. समझ में आ गया? तो ध्यान देना, आपने क्या किया? इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया. अब बचा 2 ऑप्शन, बी और डी. ओके, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड वन. तो देखते हैं
स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल। हाँ, जो प्रिजनर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, सेवेंथ शेड्यूल में प्रिजन जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट का खुद का अपना रूल है पैरोल रिलीज पर। ध्यान देना, प्रिजनर के रिलीज पर, जो प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल, तो अपना स्टेट का खुद का रूल है, क्योंकि जो प्रिजन है वो क्या है, सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है, किसमें, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट इट, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, क्योंकि डी क्या हो गया, क्योंकि बोला है कि नाइदर फर्स्ट वन नॉट सेकंड वन, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। जैसे डी ऑप्शन गलत हुआ तो बी ऑप्शन सही हुआ। जैसे आप बी ऑप्शन टिक करोगे +2 मार्क मिलेगा, +2 मार्क मिलेगा तो कॉन्फिडेंस हाई होगा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सही हो जाएगा आपका, पक्का सही हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देना कैसे अप्रोच करना है। अब आप अपना राइटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो कि किस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, केवल पढ़ने से नहीं होगा बुक। ध्यान देना, मैं 50 बार बोलता हूँ, बार बार बोलूंगा, हर क्लास में बोलूंगा। ओके, केवल पढ़ने से नहीं होता है, समझ आ गया? ध्यान देना, रियलिटी। ओके, मोर देन 6 लाख पीपल दे फिल द फॉर्म, कितने लोग का होता है, 700, 800, 600 लोगों का होता है। समझ में? जो सही तरीके से राइट स्ट्रेटजी के साथ अप्रोच अपना बनाए रखता है अंत तक, उसी का होता है। ओके, चलो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी 2021 में पूछा गया है। 2021 में पूछा गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? प्रॉपर्टी इन इंडिया, based on that 4 option given है। okay, right to property is a legal right available to citizens only। okay, it is a legal right available to citizens only। अब अपना सोचते रहिए आप लोग, तो समझ में आएगा। इट इज ए लीगल राइट available to any person, okay, next, it is a fundamental right available to citizen only, available to citizen only। it is neither fundamental rights or nor legal rights, neither fundamental rights nor legal right। ओके, फर्स्ट थिंग, राइट टू प्रॉपर्टी जो इंडिया में है वो क्या है, वो लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं है, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 के अंदर आता था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, 25% काम आपका हो गया, बचा कितना, 75% काम, 25% और काम कर लो और बचा 50%, उसमें तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना, आप छोड़ नहीं सकते उसको, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के मेरिट लिस्ट में नाम आना है तो। ओके, तो नेक्स्ट क्या है। ओके, फर्स्ट थिंग, इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। इट इज नॉट लाइक दैट, व्हाई, बिकॉज अगर कोई फॉरेनर बिजनेस कर रहा है इंडिया में, ओके, तो डेफिनेटली फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर बिजनेस वो लैंड खरीदेगा, तो कुछ लीगल राइट्स होने चाहिए अवेलेबल उसके पास, समझ में, उसके पास लीगल राइट्स अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि अब क्या बोला पहले स्टेटमेंट में, लीगल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आप कितना काम हो गया, 50%। अब इसके बाद तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना, आप रोक नहीं सकते हो, इफ यू वांट योर नेम इन द प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट। ओके, तो देखते हैं आपको क्या करते हैं, नीदर फंडामेंटल राइट्स नॉन लीगल राइट्स, तो ये तो सही है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट ये लीगल राइट्स तो है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। जैसे स्टेटमेंट गलत हुआ, बचा कौन सा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बचा,
जैसे एक स्टेटमेंट बचा तो टिक करोगे तो क्या होगा, सही होगा। जैसे सही होगा तो क्या मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। दो मार्क्स जैसे मिलेगा आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आराम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा और उसके बाद आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे और मेंस लिखने का आपको चांस मिलेगा। जैसे मेंस लिखने का चांस मिलेगा तो आप समझिए आपका मेंस होना ही होना है, तो इंटरव्यू देने की तैयारी करना है। समझ में आया? ओके, कितना करा दूंगा तैयारी आपका मेंस का कि आप मेंस आराम से क्लियर कर दोगे। ओके, हो गया, समझ में आ गया? तो क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप लोगों को तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। और आज के लिए बस इतना ही, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। ओके, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोगों का जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके अंदर है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ओके, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि जस्टिसेबल नहीं है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। और अपने पढ़ाई को प्लीज जब भी आप पढ़ो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ, मान लो कि स्टार्टिंग में 1 वीक डोंट टच द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आफ्टर दैट प्लीज ट्राई टू, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और उसको अपने दिमाग को प्रोसेस करने की कोशिश करो, तब आपका काम आसान हो जाएगा। 7-8 से 9 घंटे पढ़ेंगे आप। ओके, एवरीडे आपका काम आसान हो जाएगा। संडे को थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। ओके, समझ में आया? और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो और ये लेक्चर पसंद आया हो अच्छे से, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो शेयर करने से क्या होगा, ओके, सबको पता चलेगा और बहुत से स्टूडेंट जो किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाते हैं, ओके, वो तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और जाने से पहले बेल आइकन जो है ना उसको दबा जरूर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।